हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में हम पढ़ रहे थे एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो अभी तक फोर्थ टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के। तो फोर्थ नंबर का जो हमारा यानी कि फिफ्थ नंबर का जो ये हमारा टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कॉन्फिगरेशंस हो सकती है और कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं और क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो necrosis of the myocardial tissue due to the indicated blood supply to the nose myocardial infection, जिसे MI भी कहते हैं या मायोकार्डियल इंस्टीमिया भी कह सकते हैं। तो नेक्रोसिस का मतलब होता है कि टिश्यू जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्रोसिस का मतलब भी होता है कि टिश्यू और सेल्स जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसकी टर्मिनोलॉजी को नेक्रोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर है नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू, यानी जो मायोकार्डियल की जो लेयर होती है उसके अंदर जो टिश्यू होते हैं, मायोकार्डियल के जो टिश्यू होते हैं उनमें जो होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, तो उसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। इट इज़ अन एमरजेंसी कंडीशन, ये एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है। एक्यूडेमा इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट अटैक। तो इससे हार्ट अटैक आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉसेस, तो क्या क्या कॉसेस होते हैं? सडन इंटरप्शंस इन दिस ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम बाय कोरोनरी आर्टरी, इट इज मेक ओवर ड्यू टू। तो यहाँ पर क्या है कि सडन अचानक जो ब्लड सप्लाई होता है मायोकार्डियम से जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें जो ब्लड सप्लाई होता है, तो इसके कारण होता है थ्रोम्बोस फॉर्मेशन, एथेरोक्लोरोसिस, स्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, हेमोरेज, स्टेनोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। तो ये मुख्य जो यहाँ पर कॉसेस है। फिर रिस्क फैक्टर, तो रिस्क फैक्टर इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, किस कारण से ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो एडवांसिंग एज, यानी एडवांसिंग एज जो ज़्यादा एज हो जाती है, जिनकी 60 अबव या 70 अबव हो जाती है, उनमें ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है उनमें भी ये जो है कि ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आते हैं हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में भी ज़्यादा रिस्क फैक्टर वो बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी वाले पेशेंट में भी बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग जो ज़्यादा करते हैं उनमें भी ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिसीज, तो कार्डियक डिसीज वाले पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि अगर जेनेटिकल अगर उसके फैमिली में किसी को कार्डियक डिसीज है तो उसको भी जो है कि होना 100% है। फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जो ज़्यादा करते हैं उनमें भी जो है कि हमें देखने को मिलता है। फिर डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर जो पेशेंट होते हैं उनको भी ज़्यादा हो सकता है। फिर सेक्स मोर कॉमन इन मेल, तो ये ज़्यादातर जो मेल्स होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता होगा। आपने देखा होगी जो मेल्स होते हैं उनमें हमें ज़्यादा देखने को मिलता है हार्ट अटैक। अभी भी काफ़ी जो मेल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है फीमेल के गुना। फीमेल में बहुत कम हार्ट अटैक देखने को मिलता है। फिर स्ट्रेस के कारण भी जो होता है कि हमें बहुत सारा हार्ट अटैक हो सकता है, यानी कि इसके कारण भी हमें हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, चेस्ट पेन, इट इज द मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ द हेमाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड एज द फॉलोइंग। तो चेस्ट पेन यानी कि जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका मेन जो सिम्टम्स है वो चेस्ट पेन हमें जो है कि दिखाई देता है। फिर सबस्टर्नल चेस्ट पेन, तो सबस्टर्नल चेस्ट पेन हमें दिखाई देना पेन इन सीवियर पेन हमें यहाँ पर दिखाई देने को दिखता है सिम्टम्स के अंदर। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब ही होता है सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स हमको दिखाई देंगे। फिर इट इज़ द डिस्क्राइब एज द सेंसेशन ऑफ द क्रैशिंग, टाइटनेस एंड स्वीकनिंग, तो सेंसेशन हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। द पेन डज नॉट रिलीफ बाय द नाइट्रोग्लिसरीन, तो यहाँ पर जो हमें जो नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है जिससे हमें पेन रिलीफ नहीं मिलेगा, जो एक मेडिसिन ड्रग्स होती है। द पेन मेनली इज रेडिएटेड टू द लेफ्ट आर्म एल्थोडस, तो मैं रेडिएट तो जा बैक राइट आर्म एंड निक। तो हमारे जो राइट साइड का जो पूरा बॉडी का जो पार्ट होता है, यानी समझ राइट साइड का हेड हुआ, राइट साइड का जो पैर हुआ या राइट साइड का जो शोल्डर हुआ, उनमें ज़्यादातर हमें पेन ज़्यादा होगा, क्योंकि राइट साइड चीज जो हमारा डिजिप्निया, यहाँ पर डिजिप्निया हो सकता है। इसके कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग, डिफोरेसिस, पाल्पिटेशन, इंक्रीज हार्ट रेट, टेकिकार्डिया भी जिसके अंदर आता है, कॉलनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, पेलोर, ब्लूइस, डिस्कोलेशन ऑफ बॉडी, साइनोसिस जिसे कहते हैं, एक्सट्रीमी फैटिक देख सकते हो, इंक्रीज ब्लड टेम्परेचर, एंजाइटी। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर कि इससे आगे देखते हैं डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस करके इसका पता लगाया जा सकता है कि हमें जो ये वाले ये डिसीज हुई है, यानी कि
मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। तो डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इज द मेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो हिस्ट्री टेकिंग के अंदर उसके फिजिकल हिस्ट्री लेंगे और जो उसके पास्ट हिस्ट्री जो है कि हम लेंगे, फैमिली हिस्ट्री भी लेंगे इसके अंदर। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे उसका। फिर क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द पेशेंट, तो उसके सिम्टम्स से पता कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ब्लड काउंट, तो कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, सीबीसी करेंगे। एस्टिमेटेड ऑफ द कार्डियक एंजाइम, तो जो कार्डियक एंजाइम होते हैं उनका जो है कि कार्डियक एंजाइम से चेकआउट करेंगे। फिर एस्टिमेशन ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट, तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल चेक करेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी चेक करेंगे, ईसीजी करेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे। पोस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, तो यहाँ पर टोमोग्राफी करेंगे हम, पीईटी जिसे हम कहते हैं। फिर यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई जो हम करेंगे, जिससे पता लगा जा सकता है कि क्या प्रॉब्लम्स है हार्ट में। फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसकी एंजियोग्राफी करेंगे, जिससे पता लगाया जा सकता है। कॉम्प्लिकेशन तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर आ सकते हैं। तो डिसअरिथमियाज हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, पेरिकार्डिटिस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, मायोकार्डियल रप्चर हो सकता है, यानी कि मायोकार्डियल जो लेयर होती है वो रप्चर हो सकती है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, यानी वेंट्रिकुलर से जो होते हैं उनके अंदर छेद हो सकता है। मिट्रल वॉल्व इन्फिशियंसी हो सकती है, सडन डेथ भी हो सकती है और पेशेंट मर भी सकता है। फिर मेडिकल मैनेजमेंट, तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, स्टार्ट ऑक्सीजन, स्टार्ट कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर जिसे हम प्रोवाइड करेंगे। एनाल्जेसिक ड्रग्स जो होते हैं उनको हम जो है कि पेशेंट को हम प्रोवाइड करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं मॉर्फिन सल्फेट जो प्रोवाइड करेंगे। फिर वासोडाइलेटर्स ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन जो है कि इम्पोर्टेंट है। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट सच एस एटेनॉल, प्रोपेनॉल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफाडिपिन, डिलाइजिन। तो ये ड्रग्स हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, के नाम से यहाँ पर देख सकते हो सभी के, और इनके क्या क्या यूजेस होते हैं और क्या फंक्शंस होते हैं और क्या साइड इफेक्ट होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ड्रग यूज्ड ऑफ द ट्रीटमेंट डिसीज रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो पहला यहाँ पर वासोडाइलेटर्स, तो वासोडाइलेटर्स के क्या फंक्शन होते हैं, किस कोई एग्जांपल देख सकते हैं कौन कौन से जो है कि ड्रग्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 ड्रग्स रखे और इनके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। तो पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, अच्छे से नोट कर सकते हो। तो पहले में हमने वासोडाइलेटर्स का नाम देखा है, सेकंड में एंटीकोगुलेंट्स। तो दिस ड्रग्स प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, तो ब्लड क्लोटिंग से प्रिवेंट होने के लिए जो है कि इस एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। इनके यहाँ पर जो है कि यूजेस देख सकते हो, इनके एग्जांपल देख सकते हो और इनकी साइड इफेक्ट देख सकते हो। फिर बीटा एड्रेनजेरिक ब्लॉकर देख सकते हो, यानी कि बीटा जो होता है उनको ब्लॉक करने के लिए। तो दिस ड्रग्स ब्लॉक बीटा रिसेप्टर्स, दिस डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड एंड कार्डियक आउटपुट। तो ये यहाँ पर ड्रग्स कुछ इस प्रकार से होते हैं और हम भी ड्रग्स देखने वाले हैं। यहाँ पर वो देख सकते हो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देख सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो इसके भी यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, निफेडिपिन हो सकती है, निकार्डिपिन हो सकती है, वेरापेमिल हो सकती है, डिजिलेजिम हो सकती है। तो वो इम्पोर्टेंट्स होते हैं ड्रग्स। फिर यहाँ पर अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर देख सकते हो। फिर एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, तो यहाँ पर इनके भी नाम देख सकते हो। फिर यहाँ पर देखते हो नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, जनरल हेल्थ स्टेटस एंड पेशेंट सिविरिटी, पेशेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेशेंट, पेन सच एस लोकेशन। फिर यहाँ पर लोकेशन, सिविरिटी, ड्यूरेशन, ऑनसाइट रेडिएशन, तो सभी यहाँ पर जो है कि मेजरमेंट करेंगे। फिर ब्रीथिंग पैटर्न, अमाउंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट, एबीजी करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैसेस करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी, एंजाइटी लेवल, नॉलेज लेवल एंड न्यूट्रिशनल लेवल, सब यहाँ पर जो है कि चेक करेंगे पेशेंट के अंदर। इमरजेंसी केयर के अंदर क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, तो एडमिनिस्टर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड क्लेम एंड कॉल कंफर्टेबल एंड वेल वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट, तो वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। शिफ्ट द पेशेंट इज आईसीयू एंड स्टार्ट कार्डियक मॉनिटरिंग, ऑक्सीमीटर असेस द ऑक्सीजन एसोचुरन एटीसी। पेशेंट को आईसीयू में या रिकवरी जो हमारा होता है उसके अंदर पेशेंट को शिफ्ट करेंगे, उसके बाद उसकी वाइटल साइंस मॉनिटरिंग करेंगे। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक ड्रग्स मॉर्फिन सल्फेट फॉर पेन मैनेजमेंट, तो मॉर्फिन सल्फेट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे पेन मैनेजमेंट के लिए। एडमिनिस्टर ऑल द प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन सच एज डॉक्टर्स,
तो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन की जो मेडिकेशन वो प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स हो सकते, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स या फिर एंटीप्लेटिलेट्स, ये वाले यहाँ पर ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर असिस्ट करेंगे CPR, डो नॉट लीव द पेशेंट अलोन, पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर इस डिसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे कि डिसीज है हमारी चेस्ट पेन रिलेटेड टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो इसके रिलेटेड मायोकार्डियल जो इन्फेक्शन होता है इस पर नर्सिंग केयर प्लान कैसे बना सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर दे रखा है। आपको अलग से टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, तो नर्सिंग केयर प्लान भी इसी के अंदर आप समझ सकते हो। यहाँ पर किस प्रकार से पेशेंट को असिस्ट करेंगे और उसकी किस प्रकार से हम जो है कि एवल्यूशन उसका जो है कि परिणाम हम देखेंगे। तो यहाँ पर उसकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर पूरी दे रखी, पूरी प्रोसेस इजी अच्छे से आप समझोगे तभी आपको समझ में आएगी और आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेज है। फिर सेकंड पॉइंट दे रखा है रिलेटेड डिसीज प्रोसेस, तो इस इम्पायर्ड गैसे एक्सचेंज, तो गैसे एक्सचेंज होगी उसके भी अकॉर्डिंग यहाँ पर केयर प्लान दे रखा है। तो यहाँ पर आगे और दे रखा है, आप अच्छे से नोट आउट कर सकते हो। और थर्ड पॉइंट भी यहाँ पर दे रखा है, कार्डियक आउटपुट दे रखा है जो रिलेटेड होता है मायोकार्डियल इस्टीमिया, तो मायोकार्डियल इस्टीमिया के रिलेटेड भी यहाँ पर दे रखा है, तो इसको नोट कर सकते हो। फिर रिस्क फैक्टर दे रखे हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर दे रखिए हार्ट फेलियर डिजीज, मैरेथमियास, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो ये यहाँ पर जो है कि दे रखे हैं, इनको किन से हम जो है कि रिड्यूस करेंगे और कैसे जो एवल्यूशन इनका करेंगे, तो पूरी डिटेल दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी डिटेल आप नोट कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। न्यूट्रिशनल लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कि केयर प्लान बना रखा है इस पे। फिर 8 नंबर पे इम्पायर्ड स्किन इंटेग्रिटी, तो स्किन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटेग्रिटी दे रखी है। फिर अगला में यहाँ पर फिर प्रोलॉन्गेड ब्लड टेस्ट, तो रेस्ट के लिए यहाँ पर दे रखा है। फिर 9th नंबर पे हमारा जो पॉइंट है नॉलेज रिगार्डिंग, तो नॉलेज रिगार्डिंग यहाँ पर किस प्रकार जो है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कैसा आप नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, वो यहाँ पर दे रखा है। कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। फिर यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीट हुआ। तो आज हमने पढ़ा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो इसमें हमने केयर प्लान और इसके कोसेस और सिम्टम्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर ये नोट्स अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए। और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेटल वॉल्व डिसऑर्डर्स, तो मेटल वॉल्व डिसऑर्डर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए।